जापान के कामिकाजे पायलट्स का काम होता था अपने आप को न्यौछावर करके अपने प्लेन को जाके अमेरिकन वॉरशिप्स में क्रैश कर देना ताकि शिप पे मैक्सिमम डैमेज हो जाए। तो अगर इन पायलट्स का अल्टीमेट गोल था सुसाइड करने का, तो ये मिशन पे जाते समय हेलमेट क्यों पहनते थे? ये समझने के लिए हमको वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है साल 1941 से। 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया। पर्ल हार्बर अमेरिका का एक नेवल बेस था और इस हमले में अमेरिकन्स ने 3435 कैजुअलिटीज देखी और उसके साथ उन्होंने गंवाई 8 बैटलशिप्स, 3 लाइट क्रूजर्स और 188 प्लेन्स। इस अटैक के पहले बहुत दशकों तक किसी भी बाहरी ताकत ने यूएस पे हमला नहीं किया था, तो इसीलिए यह अटैक अमेरिकन सिक्योरिटी और उनके जनता के मोराल के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पर्ल हार्बर अटैक के तुरंत बाद अमेरिका ने जापान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर यहाँ पे दिलचस्प बात यह थी कि वॉर डिक्लेयर करने के तुरंत बाद अमेरिका ने जापान पे फोकस नहीं किया, उनका फोकस था जर्मनी के ऊपर। इसका रीजन था अमेरिका की लीडरशिप और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की यूरोप फर्स्ट पॉलिसी। उनका यह प्लान था कि पहले जर्मनी को यूरोप के अंदर हराएंगे, जर्मनी और इटली के अलायंस को, उसके बाद जापान के ऊपर फोकस करेंगे। इसी वजह से जापान ने 1941 और 42 में साउथ पैसिफिक में जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज थी उनमें कोहराम मचा दिया। एक एक करके सारी कॉलोनीज पे हमला किया और उन पे कब्जा किया। पर उसके बाद धीरे धीरे अमेरिकन्स की पकड़ साउथ पैसिफिक में मजबूत होने लगी और उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया। अब 1944 के एंड तक आते आते ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि जर्मनी अब ये लड़ाई नहीं जीत सकता और कुछ ही महीनों में एलाइज ये लड़ाई यूरोप में जीत जाएंगे। तो सारा फोकस अब था जापान के ऊपर और इसी सिलसिले में 1944 में जापान और अमेरिका की नेवी के बीच में एक बहुत बड़ा नेवल बैटल हुआ जिसको बैटल ऑफ लेटे गल्फ कहते हैं। इस बैटल के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसी बैटल के दौरान 25 अक्टूबर 1944 को पहली बार एक कॉन्सेंट्रेटेड जापानीज कामिकाजे अटैक अमेरिकन शिप्स के ऊपर हुआ था। इस अटैक के दौरान एक कामिकाजे फाइटर पहले तो अपनी गन्स को यूज करके, अपने वेपन्स को यूज करके अमेरिकन शिप्स को डैमेज करता था और उसके बाद बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में वो अपने प्लेन को जाके शिप पे क्रैश करता था। ऐसा करने के पीछे रीजन ये था कि वो सोच रहे थे कि अपने प्लेन से जितना हो सके उस शिप को डैमेज किया जा सके। ये कामिकाजे पायलट्स अपने मिशन पे जाने से पहले सर पे एक कपड़ा बांधते थे और उसके ऊपर एक हेलमेट सा पहनते थे। ये हेलमेट दरअसल एक लेदर की कैप थी। तो जब भी लोग कामिकाजे पायलट्स को इस अटायर में देखते हैं कि उन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये जा तो रहे सुसाइड करने के लिए, तो इनको हेलमेट पहनने की क्या जरूरत है। बहुत लोगों को ये एक नॉनसेंसिकल चीज लगती है, पर असल में वो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी नॉनसेंसिकल नहीं है। इसके एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि एक कामिकाजे अटैक को सक्सेसफुली एक शिप पे अटैक करने से पहले ये जरूरी था कि वो उस एरिया में पहुंच पाए जहां पे अमेरिकन शिप्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जापानीज प्लेन्स ने अपने बेस से टेक ऑफ किया और आराम से बिना किसी ऑपोजिशन, बिना किसी लड़ाई के वो टारगेट एरिया में पहुंच गए। जब वो टारगेट एरिया में पहुंच रहे होते थे तो अक्सर उनको अमेरिकन प्लेन्स का सामना करना पड़ता था और उनसे डॉग फाइट करनी पड़ती थी, यानी एरियल बैटल्स। और इस बैटल में अक्सर आपको अपने प्लेन को लेकर बहुत इवेजिव मैनूवर्स करने होते हैं, यानी अपने प्लेन को आप तिरछा मोड़ते हो, उल्टा करते हो, जिस तरह से आप अपने दुश्मन के फायर से बच सको। तो अगर आपने पायलट को प्लेन में बैठा के रखा है और आप बहुत इवेजिव मैनूवर्स कर रहे हो, तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो पायलट है वो आसपास प्लेन की बॉडी से टकरा सकता है। हालांकि पायलट्स को सेफ्टी हार्नेस या फिर बेल्ट पहनाई जाती है जिसकी वजह से वो सीट पे बंधे रहते हैं, पर फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मैनूवर्स कर रहे हो, बहुत तेजी से प्लेन को मोड़ रहे हो या प्लेन को उल्टा कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि पायलट जो है उसका सर कैनोपी पे टकरा जाए, मतलब जो प्लेन का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको बंद करते हैं, और अगर उस हिस्से पे पायलट का सर टकराया तो वो बेहोश हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कामिकाजे मिशन को लॉन्च तो किया, पर आपका जो पायलट है वो अटैक एरिया में पहुंचने से पहले ही बेहोश हो गया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने पायलट को एक हेलमेट नहीं दिया था। इसीलिए जो आपका हेलमेट है ये इंश्योर करता था कि आपका जो पायलट है वो लास्ट मोमेंट तक सेफ रहे और मैनूवर्स की वजह से, प्लेन को बेंड करने की वजह से, उल्टा करने की वजह से उसको सर पे चोट ना लग जाए। इस हेलमेट का दूसरा एक एडवांटेज ये था कि जब भी ये पायलट मिशन पे जाते थे तो उनके साथ और भी उनके साथी होते थे जो साथ के प्लेन्स में साथ में फॉर्मेशन में फ्लाई करते थे और आपस में ये पायलट्स वायरलेस पे बात करते रहते थे। तो ये जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम था उनका वो इसी हेलमेट के साथ जुड़ा रहता था। इस कम्युनिकेशन सिस्टम में आप एक हेडफोन सा पहनते थे जिसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर पाते थे अपनी टीम के बाकी मेंबर्स के साथ। तो अगर आपने वो हेलमेट पहना हुआ है तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाना आसान था। उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन मास्क के पायलट पहनते थे इतनी हाइट पे उड़ने की वजह से, वो ऑक्सीजन मास्क भी हेलमेट के साथ अच्छे से फिट होता था। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि सेफ्टी के साथ साथ ये हेलमेट एक कन्वीनियंस का भी ऑप्शन देते थे। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट के ऊपर।
जब ये कामिकाजे मिशन लॉन्च होते थे तो ये ज़रूरी नहीं था कि हर बार वो मिशन सक्सेसफुल ही हो, यानी कई बार प्लेन्स टेक ऑफ करने के बाद टारगेट एरिया पे पहुंचने से पहले ही किसी न किसी तरह से डिसेबल होते थे। अगर प्लेन में कोई बहुत तकनीकी खराबी आ गई या फिर मौसम बहुत खराब हो गया है तो उस प्लेन को वापस बेस में आना पड़ता था, और कई बार तो प्लेन्स को पानी में ही डिच करना पड़ता था। मतलब अगर मौसम बहुत खराब हो गया या प्लेन में कोई डैमेज हो गया है तो उसको पानी में ही लैंड करना पड़ेगा। एक वाटर लैंडिंग एक एयरक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही खतरनाक, बहुत डेंजरस बात मानी जाती है। अगर आपने सली मूवी देखी है जिसमें टॉम हैंक्स हीरो है, उसमें आपने देखा होगा कि वाटर लैंडिंग कितनी डेंजरस बात होती है, और वाटर लैंडिंग सिर्फ तब की जाती है जब आपके बाकी सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हो। तो अगर एक पायलट ने ये डिसाइड कर लिया है कि उसका प्लेन अब खराब हो चुका है या कोई भी रीजन है और उसको पानी में डिच करना है, वाटर लैंडिंग करनी है, तो वो पायलट चाहेगा कि जितना हो सके उसकी बॉडी डैमेज से या फिर इंपैक्ट से प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि वाटर लैंडिंग कई बार इतनी डेंजरस और इतनी रफ होती है कि जैसे ही प्लेन पानी से टच हुआ तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि इतना जोर से इंपैक्ट पड़ता है। तो जब इतने रफ इंपैक्ट को एक पायलट खुद एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके बचने के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब आपने उसको पूरी तरह से एक इंपैक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसको क्लोथिंग ऐसी पहनाई है जिसकी वजह से वो ऐसे इंपैक्ट को सह सके। इसका चौथा और एक और प्रैक्टिकल फायदा ये था कि जब पायलट्स इतने एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं तो वहां पे अक्सर उनको ठंड लगती है, तो उस केस में आप चाहोगे कि आपके पायलट का जो सर है वो प्रोटेक्टेड रहे ताकि उसको उतनी सर्दी ना लगे। और अगर आपको लग रहा होगा कि सर्दी उतनी बड़ी बात नहीं है तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही। ईस्टर्न फ्रंट पे जो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुआ था उसमें सैकड़ों जर्मन सोल्जर्स इसलिए मारे गए थे क्योंकि उनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं थी। तो अगर आपने अपने ट्रूप्स को, अपने पायलट्स को बहुत ठंड वाले कंडीशन में डाल कर रखा है और उनको उस तरफ से क्लोथिंग नहीं दी है तो आपको जो पायलट है या कोई सोल्जर है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत साधारण सी बात है कि अगर आप अपने एक पायलट को कामिकाजे मिशन पे भेज रहे हो तो आप ये चाहोगे कि उसकी जो यात्रा है वो जितनी अनइवेंटफुल हो उतना अच्छा है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पायलट को बहुत सर्दी लग रही है तो ऐसा हो सकता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब हो जाए, वो अपना मिशन ढंग से ना पूरा कर पाए। इसीलिए आप चाहोगे कि आपका पायलट जितना हो सके उतना कंफर्टेबल हो। और पांचवा और आखिरी रीजन ये था कि ये हेलमेट पायलट्स की यूनिफॉर्म का हिस्सा थे। अब देखिए, कामिकाजे पायलट्स के काम को बहुत गौरव की नजर से देखा जाता था, पर यह बात याद रखनी जरूरी है कि जो पायलट्स थे उनके लिए यह काम एक ड्यूटी थी। यानी अगर कोई पायलट कामिकाजे पायलट है, उस मिशन पे जा रहा है, तो उसको अपनी ड्यूटी पूरा करना जरूरी है। इनफैक्ट अगर कोई पायलट कामिकाजे कोर के अंदर है और उसको मिशन पे भेजा गया और वो बिना मिशन कंप्लीट किए वापस आ गया तो उस पर बहुत जबरदस्त इंक्वायरी होती थी कि क्यों इसने मिशन पूरा नहीं किया, क्या ये घबरा गया, क्या कोई और रीजन था। अगर तो रीजन ऐसा निकला कि प्लेन में कोई खराबी हो गई थी, मौसम खराब था या फिर फ्यूल खत्म हो गया था, ऐसे कुछ टेक्निकल रीजन था, फिर तो ठीक है। पर अगर ये निकला कि ये पायलट घबरा गया और ये मरने से डर रहा था और इसलिए वापस आया ये, तो उसका कोर्ट मार्शल होता था, उसकी भयंकर बेइज्जती होती थी और कई बार तो ऐसे पायलट्स को एग्जीक्यूट भी कर देते थे। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि पायलट्स ये जो मिशन पे जा रहे थे उनकी ये ड्यूटी थी, और जब आप ड्यूटी पे जाते हो तो आपको यूनिफॉर्म पहनना जरूरी होता है। और ये जो हेलमेट थे वो पायलट्स की यूनिफॉर्म का एक हिस्सा थे। तो अगर आप किसी सोल्जर को एक मिशन पे भेज रहे हो और उसको बता के रखा है कि यहाँ बहुत खतरा है और शायद उस सोल्जर को भी पता है कि शायद वो वापस लौट के नहीं आएगा, तो फिर भी वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मैं घर के कपड़े पहन के जाऊंगा, मैं कुछ भी पहन के जाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते, आपको यूनिफॉर्म तो पहननी है। तो इन सारे रीजंस की वजह से कामिकाजे पायलट्स की हर फोटो में आप उनको हेलमेट पहना हुआ देखोगे, स्पेशली तब जब वो प्लेन के अंदर है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आप मिशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पर हेलमेट पहनना ज्यादा सेफ, ज्यादा कन्वीनियंट और अल्टीमेटली ज्यादा इफेक्टिव था। देखिए, जब ये जापान ने वॉर स्टार्ट किया था तो उस समय ये लोग कामिकाजे टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर 1944 में जब अमेरिकन ने डोमिनेट करना शुरू किया, वो मारियाना आइलैंड्स जीत गए, कैरोलिना आइलैंड्स जीत गए और फिर फिलीपींस में भी सक्सेसफुली इन्वेड कर दिया, तब जो जापानीज एम्पायर है उसकी बाउंड्री अब कम होने लगी थी। और जापानीज लीडरशिप इस बात को लेकर बहुत घबराई हुई थी कि अगर इन्होंने होम आइलैंड पे हमला किया तो हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। तो इसी डेस्परेट सिचुएशन में जापानीज लीडरशिप ने तरीके खोजने शुरू किए कि कैसे हम अमेरिकन्स को डेटर कर सकते हैं या फिर कैसे उनको हम डरा सकते हैं ताकि वो हमारे होम आइलैंड्स पे इन्वेजन ना करें। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जापानीज लोगों ने कन्वेंशनल नेवल अटैक्स क्यों नहीं किए, उन्होंने अपनी शिप्स को यूज करके, अपने एयरक्राफ्ट को यूज करके, बिना अपने पायलट्स को सैक्रिफाइस किए अमेरिकन्स को क्यों नहीं रोका। इसका बहुत सीधा आंसर है, उन्होंने ट्रेडिशनल तरीके ट्राई किए थे,
पर 1944 तक आते आते जापान ने अपने सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट्स को ऑलरेडी गवा दिया था, और दूसरी तरफ अमेरिकन्स की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी थी वो सैकड़ों प्लेन्स हर महीने बना रहे थे और सैकड़ों पायलट्स को ट्रेन कर रहे थे। दूसरी तरफ जापान के पास पायलट्स कम हो रहे थे, प्लेन्स कम हो रहे थे, तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक थी अमेरिकन्स पर अटैक करने की वो अब काम नहीं करने वाली थी। इसी वजह से जापानीज मिलिट्री लीडरशिप बहुत ही एक्सट्रीम और बहुत डेस्परेट तरीका ढूंढ रहे थे अमेरिकन्स को रोकने के लिए, और ये तरीका उनको मिला जापानीज हिस्ट्री और कल्चर से। उनके कल्चर में सामुराइज की बहुत इज्जत थी। ये वो वॉरियर्स थे जब इनके सामने इनकी हार निश्चित है तो अपनी जान ले लेते थे। तो ये जो कल्चर है खुद की जान लेने का, ये उनकी परंपरा में था, वॉरियर कल्चर में था। तो उन्होंने इसी परंपरा को थोड़ा मॉडर्नाइज करके एयरक्राफ्ट में यूज करना शुरू किया। और इनफैक्ट 1944 में ही एरियल अटैक्स करने के पहले जापानीज ग्राउंड फोर्सेस यानी जापानीज आर्मी भी इस तरह के सुसाइड चार्जेस कर रही थी। यानी एक फिक्स्ड अमेरिकन पोजीशन है जहां बहुत सारे लोग गन्स लेके बैठे हैं, मशीन गन्स लगी हुई हैं, वहां पे जापानीज तलवार लेके और ग्रेनेड्स लेके उनके ऊपर चार्ज करते थे, जबकि उनको पता होता था कि सामने अमेरिकन पोजीशन मजबूत है, वहां पे मशीन गन्स हैं, फिर भी ये लोग सुसाइड चार्ज करते थे। और इस तरह के सुसाइड चार्जेस को बैंजाई अटैक्स कहते थे। तो कामिकाजे अटैक्स करने के पहले भी जापानीज मिलिट्री ने इस तरह के सुसाइड चार्जेस करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से एक कामिकाजे पायलट को जब प्लेन में बैठाते थे, एक ऐसा पायलट जिसने सॉर्टीज फ्लाई की हैं, जिसने मिशंस फ्लाई किए हैं, और उसको बोला जाता था कि तुमको अब जाना है और अपना पूरा गन्स यूज करने के बाद अपने प्लेन को क्रैश करना है, तो वो ये नहीं सोचता था कि उसको अपनी जान गंवानी है, वो ये सोचता था कि ये उसकी ड्यूटी है अपने एम्परर के लिए, उसका ये कर्तव्य है। और इसी वजह से ये जो कामिकाजे अटैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट था ये बहुत प्रचलित हो गया था। जापानीज सिविलियन पॉपुलेशन भी एक तरह से इन कामिकाजे पायलट्स की पूजा कर रही थी कि ये लोग शहीद हो रहे हैं देश के लिए, एम्परर के लिए। पर यहां एक विडंबना ये है कि ये जो कामिकाजे अटैक्स थे, अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। पहली चीज तो ये कि एक कामिकाजे प्लेन को जाके सीधे क्रैश नहीं करना होता था, पहले उसको फायर करना होता था। और जब एक अमेरिकन शिप देख रही है कि एक प्लेन बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग बैठे रहेंगे, वो भी उसके ऊपर फायर करेंगे। तो पहले तो कामिकाजे पायलट को इंश्योर करना है कि बिना क्रैश हुए वो उस शिप तक पहुंच जाए। और जब शिप तक पहुंचे, शिप को हिट किया, तो सही जगह पे हिट करना जरूरी है, सही एंगल पे हिट करना जरूरी है। और अगर सही एंगल पे भी हिट किया तो ऐसा भी होता था कि शिप पे हिट किया पर फिर भी शिप नहीं डूबी। इनफैक्ट 1944 में एक बार ऐसा हुआ था कि एक ऑस्ट्रेलियन शिप्स पे 6 बार सक्सेसफुली कामिकाजे प्लेन्स क्रैश हुए, फिर भी वो शिप नहीं डूबी। तो इसी वजह से अगर आप ओवरऑल देखें और नंबर्स के टर्म्स में बात करें तो कामिकाजे अटैक्स का जो सक्सेस रेशियो था सिर्फ 17% था। यानी जब 6 प्लेन्स फ्लाई करते हैं उसमें से एक प्लेन सक्सेसफुली शिप को हिट करता है। इसी वजह से इस कामिकाजे स्ट्रैटेजी को यूज करने के बाद भी जापानीज लीडरशिप को कोई डिसाइसिव एडवांटेज नहीं मिला अमेरिकन के अगेंस्ट। पर जो एक फायदा उनको हुआ वो ये था कि अमेरिकन जनता के मन में एक खौफ पैदा हो गया कि अगर हमने इनकी होम आइलैंड्स पे हमला किया तो ये किस हद तक जा सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कामिकाजे अटैक्स ने नंबर्स में बहुत डैमेज नहीं किया, पर साइकोलॉजिकल डैमेज इतना बड़ा किया उन्होंने अमेरिकन लीडरशिप में कि वो लोग बस बच रहे थे कि उनको होम आइलैंड्स को इन्वेड ना करना पड़े। और इसी वजह से उन्होंने होम आइलैंड्स को इनफैक्ट नहीं इन्वेड किया। 1945 में उन्होंने जब एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, और उसके बाद सोवियत यूनियन ने नॉर्थ से इन्वेड कर दिया था, तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया और इसके लिए अमेरिकन को जापान के होम आइलैंड्स को इन्वेड नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये कामिकाजे स्ट्रैटेजी ने जापानीज लोगों को कोई डिसाइसिव एडवांटेज नहीं दिया, पर एक तरह से हेल्प की और उनका आइलैंड इन्वेड नहीं हुआ। अगर आपको कामिकाजे पायलट्स के रियल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है तो एक बहुत कमाल की किताब है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको पढ़ने के लिए। बुक का नाम है ब्लॉसम्स इन द विंड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको पैसिफिक थिएटर के बारे में, उसमें कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी उसके बारे में डिटेल में जानना है, तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है वर्ल्ड वॉर 2 की, उसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में।